गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 18th ऑफ मई पर पहुंच चुके हैं। होप आपने कल जो मैप के एमसीक्यूज थे उसे एंजॉय किया होगा। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट कि मैप का जो मैराथन है वो लास्ट वीक हम अपलोड नहीं कर पाए थे। दिस वीक इट विल बी अपलोडेड एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन दैम। तो जो मैप का मैराथन रहने वाला है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। कट ऑफ जो है वो भी वहां पर दी जाएगी, तो आप अच्छे से उसे अटेम्प्ट करिएगा और कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पर दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं कंसर्निंग यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, प्रेफरेबली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर। चलिए आज के जो एरियाज हम कवर करने वाले हैं, 10 टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैंगरू मदर केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूज में था ये। चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के बारे में डिस्कशन होगा, डोंगरिया कौंध को लेकर डिस्कशन होगा। देन हम नेक्स्ट डिस्कशन अपना करेंगे लश्कर गाह के बारे में। देन नेक्स्ट जानकिया होटल्स क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन होगा। हरम अल शरीफ क्या है, ये भी न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक एमसीक्यू हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ आचार्य भक्ति को लेकर होने वाला है। साइक्लोन्स को लेकर डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली सीडीएससीओ को लेकर हमारा डिस्कशन होने वाला है। चलिए कट ऑफ स्कोर को एक बार बताने से पहले और टारगेट को सेट करने से पहले, जो 100 डेज की सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं नाउ बिकॉज यू हैव मोर टाइम। तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, अभी 145 डेज के आसपास का टाइम आपके पास बचा हुआ है। सो यू कैन एनरोल एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज, ताकि आपका जो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर जाता है और एक्चुअल में जो एग्जाम में आपका स्कोर आएगा उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना स्कोर यहाँ पे आप सेट करके चलेंगे? 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो वो एक्सलेंट ब्रैकेट में आता है। 6 का यहाँ पे कट ऑफ रखा गया और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो जाती है। सोचिए और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट केएमसी, कैंगरू मदर केयर के बारे में पूछा है। दो स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज गिवन टू प्री टर्म इन्फेंट्स। जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं उनको ये केयर दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग बेबी क्लोज एंड इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर्स ओनली। तो इसमें क्या होता है, जो बेबीज हैं उनको मदर्स के साथ ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के अंदर रखा जाता है ताकि उनको केयर जो है वो इसके थ्रू मिल सके। सोचिए केएमसी के बारे में क्या आंसर होगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मदर्स जो है उनको यहां पर कहा गया कि उनको कैंगरू केयर जो है वो यहां पर कंटिन्यू करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों के लिए कैंगरू केयर को सजेस्ट किया गया कोरोना पॉजिटिव मदर्स को। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए यूजुअली जो कैंगरू मदर केयर केएमसी जो है सजेस्ट किया जाता है जहां पर बच्चे जो है डिलीवरी डेट से पहले पैदा हो जाते हैं। तो प्रीटर्म इन्फेंट्स इनको कहा जाता है, प्रीटर्म बेबीज इनको कहा जाता है और वहां पर केएमसी को सजेस्ट किया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि मदर के साथ ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने के लिए सजेस्ट किया जाए। यहाँ पर केएमसी के अंदर जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू जो कंफर्ट दिया जाता है बच्चे को वो फादर्स के द्वारा भी दिया जाता है, इवन क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट ओनली की वजह से यहां पर गलत हो जाती है। केएमसी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, रीजन इसका यह है क्योंकि अभी न्यूज में तो और खासतौर पे कोविड पॉजिटिव मदर्स की वजह से तो ये और भी ज्यादा न्यूज में था। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे एक बार इंफोग्राफिक को देखिए, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ इट। तो यहाँ पर पहली बात तो फैसिलिटीज के नाम दिए जहां पर इस तरीके से जो केएमसी है वो अवेलेबल है। साथ ही 1100 बच्चों को यहाँ पर केएमसी दिया जा चुका है और इसके जो फायदे हैं वो बताया कि इसमें मोर्टेलिटी कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है बच्चों के अंदर और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर उनकी बॉडी का मेंटेन रहता है। जब हम केएमसी में बेसिकली क्या कैंगरू मदर के जैसे कैंगरू जो मदर होती है वो अपने बच्चे की केयर करती है, उसी तरीके से स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है मदर्स के द्वारा, फादर्स के द्वारा या फिर क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा, ताकि बच्चों को यहाँ पर ये जो एडवांटेजेस है वो दी जा सके। चलते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछा गया बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डिक्लेयर एन अबेंडेंड या ऑर्फन चाइल्ड लीगली अवेलेबल फॉर द अडॉप्शन। तो जो सीडब्ल्यूसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बताती है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं या फिर अबेंडन बच्चे हैं उनको अडॉप्शन के लिए कैसे लीगली अवेलेबल कराना है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि दोनों पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई, फादर की मदर की, जो बच्चे हैं जो काफी छोटी है एज इनकी
वो दोनों, या फिर एक बच्चा है दो बच्चा है, तो वो जो है ऑर्फन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अडॉप्शन का जो इशू था वो कोविड-19 के अंदर काफी ज्यादा आ रहा था। और बीच में अगर आपको याद तो मैंने आपको न्यूज बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी चाइल्ड एजेंसीज है वो इस चीज में सामने आए और वो हेल्प करे यहाँ पर बच्चों की जिनके दोनों ही पेरेंट्स जो है वो कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। तो यहाँ पे CWC जो है, क्या उसको ये रोल दिया गया है? पॉसिबल है। दिस कैन बी ओनली डन वंस द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU हैज ऑफिशियली कंडक्टेड अ सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड फेल टू फाइंड द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे बच्चे के आसपास के कोई रिश्तेदार नहीं मिलते, उसके बावजूद ही, उसके बाद ही बेसिकली क्या किया जाता है, उनको यहाँ पर अडॉप्शन के लिए अवेलेबल कराया जाता है। रिलेटिव्स सीकिंग अडॉप्शन कैन डू सो अंडर गार्डियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890। यहाँ पे अगर जो रिलेटिव्स हैं वो अडॉप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक्ट है उसका नाम भी दिया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए होता क्या है, CWC जो है वो केस को DCPU के पास, तो जो CWC है DCPU के पास केस को फॉरवर्ड करती है और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, पता चलता है कि आसपास कोई किन है तो चलो उनको दिया जाता है बच्चे को, लेकिन नहीं है तो फिर यहाँ पे CWC को कहा जाता है कि ठीक है अभी आप अडॉप्शन के लिए इसे लीगली अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। एट द सेम टाइम रिलेटिव जो है अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, किड्स एंड किन्स जो मिल जाते हैं, तो गार्डियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890 के अंदर वो यहां पर अडॉप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि डोंगरिया कोंद कम्युनिटी को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में इनको देखा गया था, तो आपको ये बताना है ये कहां से आते हैं, कहां पर लोकेट करते हैं। उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से, या फिर वेस्ट बंगाल से आते हैं, बताइए। चलिए देखिए, जो कोविड-19 है शुरू में तो देखा जा रहा था कि ये सिर्फ शहरों में फैल रहा था, फिर धीरे धीरे गांवों में भी चला गया और अभी तो काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी ये फैल चुका है, राइट। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में बात करी थी, हक्की पक्की, याद होगा आपको, हक्की पक्की, इनके ऊपर क्वेश्चन किया था। हक्की पक्की ट्राइब, हक्की का मतलब और पक्की का मतलब, दीज आर द, हक्की का मतलब है बर्ड, पक्की का मतलब है कैचर, तो दीज आर द बर्ड कैचर्स, जिनके बारे में न्यूज थी कुछ दिन पहले कि इन्होंने कोविड-19 से रिकवर किया। तो काफी सारे केसेस जो है इस ट्राइब के रिकवरी के लिए बताए जा रहे थे, न्यूज में अपीयर हो रहा था। उसी तरीके से ये जो दूसरी ट्राइब है डोंगरिया कोंद, इनके बारे में भी न्यूज है कि यहाँ पर जो PVTGs है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा के, वहां पर कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोविड की वजह से जो डेथ है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डोंगरिया कोंद कहां से आती है, उड़ीसा से, ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोंगरिया कोंद कम्युनिटी एक PVTG है फ्रॉम उड़ीसा, दे रिसाइड इन द नियामगिरी हिल्स में रहते हैं, और उड़ीसा के अंदर वैसे भी आप जानते हैं PVTGs दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, जो कि स्पेशल टाइप की ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा 13 टाइप की जो PVTGs है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। किसी भी ट्राइब को PVTG बनना है तो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, वो वैसे मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी आपको ब्रीफली बताना हो तो जैसे उनका जो इलिटरेसी लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है। सेकंड, उनके जो इक्विपमेंट्स भी होते हैं वो काफी पुराने टाइप के होते हैं, तो एजुकेशन नहीं है, बाहर की दुनिया से ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो प्री एग्रेरियन लेवल की होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, तो यहां पे प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर पॉपुलेशन जो है या तो उनकी स्टेगनेंट होती है, स्टेबल होती है, या फिर डिक्लाइन कर रही होती है, ये भी एक कंडीशन होती है। साथ ही साथ लो लेवल, एक्सट्रीमली लो लेवल लिटरेसी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा PVTG के लिए, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, इवन एग्जाम के अंदर भी। मान लीजिए आपने इंटरव्यू के अंदर, मान लीजिए आपने जो फर्स्ट अपना प्रेफरेंस दिया स्टेट का, उड़ीसा दिया या झारखंड दिया, वेस्ट बंगाल दिया, या फिर ऐसी कई जगह दी है जहां पर PVTG एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है वहां पर जो पैनल में लोग बैठे हो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए PVTGs को हम PVTG क्यों कहते हैं। देवार कमीशन के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज भी करते हुए चलेगा ताकि पुरानी चीजें हम भूलें ना। यहां पर हमारा डिस्कशन हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है लश्करगाह के बारे में। अ प्लेस सीन इन द न्यूज, ये कहां पर लोकेट करता है लश्करगाह? क्या अफगानिस्तान में है, ईरान में है, गाजा स्ट्रिप में है, या फिर अजरबैजान में है? बताइए। वैसे चारों कंट्रीज जो है ये आजकल न्यूज में है, 3 आपकी कंट्रीज है, चौथी आपकी स्ट्रिप है। बताइए जल्दी से कहां पर ये लोकेट करता है और किस वजह से ये आजकल न्यूज में भी चल रहा है, सोचिए। चलिए, तो अभी क्या हुआ है, सीज फायर देखा गया था तालिबान फाइटर्स के बीच में और यहाँ पे अफगानिस्तान की साइड से जो फोर्सेस थी उनके बीच में, लेकिन फिर भी देखा गया कि जो लश्करगाह का आउटस्कर्ट है वहां पर जो चेक पॉइंट्स थे वहां पर अटैक जो है तालिबान फाइटर्स के द्वारा
किया गया है, राइट। तो यहाँ पे लश्करगाह जो एक टाउन है दैट इज इन द प्रोविंस ऑफ हेमलैंड के अंदर लोकेट करता है। इट इज हियर वेयर द, कुछ दिन पहले जो हमने अर्गनदाब रिवर के बारे में डिस्कशन किया था, याद आ रहा है आपको? अर्गनदाब रिवर, एक पर्टिकुलर डैम का नाम मैंने आपको बताया था जो अफगानिस्तान में लोकेट करता है। वो पर्टिकुलर डैम जो था न्यूज में था दो तीन चीजों की वजह से, क्योंकि अराउंड 70 ईयर्स बैक उसे यूएस ने बनाया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा भी दिया था इस डैम के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए। याद आया आपको? यस। तो इसका नाम था दाला डैम, ठीक है। दाला डैम, जिसको अर्गनदाब डैम भी कहते हैं क्योंकि अर्गनदाब रिवर के ऊपर लोकेट करते हैं, उसके पास ही ये जो जगह है लश्करगाह लोकेट करती है, ठीक है। तो चीजों को कनेक्ट करते जाइएगा क्योंकि कुछ दिन पहले हमने दाला डैम के बारे में पढ़ा था, उसी के पास की लोकेशन है लश्करगाह, अफगानिस्तान में लोकेट करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिएगा, अफगानिस्तान की लोकेशन जो है इंडिया से बॉर्डर टच करता है ऑन द नॉर्दर्न साइड। चलते हैं, यहाँ पर लश्करगाह को हमने मार्क कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है जानकिया होटल्स इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम जो कि प्रोवाइड करती है मील्स को रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर माइग्रेंट वर्कर्स को और गरीब लोगों को, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है पेंडेमिक के टाइम पर ही हुआ है, हो सकता है। सेकंड, इट इज बीइंग रन बाय कुटुंबश्री विमेन रन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो विमेन का एक एसएचजी है जिसके द्वारा इसे रन किया जाता है और इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को ही हम यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है बिल्कुल सही है कि गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पर कम से कम रीजनेबल कॉस्ट के अंदर खाना प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और पेंडेमिक के टाइम पर ही इसे शुरू किया गया था सोशल सर्विस के तौर पे। तो पहली स्टेप आपकी ठीक हो जाती है। और इसे कुटुंबश्री जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है विमेन का, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। नाउ इसकी शुरुआत हुई थी स्टेट ऑफ केरला के अंदर लास्ट ईयर, और जब वहां पर 20 रुपए में ऑर्डिनरी मील जो होती है, 20 रुपए में ऑर्डिनरी मील माइग्रेंट वर्कर्स को और पुअर पीपल को यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही थी। तो यहाँ पर तमिलनाडु नहीं है, इट इज द स्टेट ऑफ केरला, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो क्रैश कोर्सेज हैं आप इनको exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं और यहां पर आप अपनी डे वाइज तैयारी को कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अपना भी शेड्यूल बना के सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी कोशिश करें कि डे वाइज अपना शेड्यूल जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि कोई भी दिन आपका मिस ना हो। आपके पास डे होना चाहिए, कौन सी डेट है वो होनी चाहिए। जैसे कि आज आपकी 18 मई है तो आपको पता होना चाहिए एक दिन पहले कि 18 मई को आपको क्या पढ़ना है, 19 मई को क्या करना है, 20 मई को क्या करना है, ताकि कोई भी दिन आपका वेस्ट ना हो। सो यू कैन प्लान योर सेल्फ स्टडी शेड्यूल एज वेल अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। इसी तरीके से आप डे वाइज अपने डिजाइन करिएगा और चीजों को वन बाय वन कवर करते जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जब आपके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो वहां पर काफी सारा टाइम वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। एट द सेम टाइम हम काफी सारी ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं होती है। लेकिन जब आपके सामने गोल होता है, जब आपके सामने टारगेट होता है कि इस दिन में मुझे ये टारगेट कवर करना है, सेकंड डे में ये करना है, थर्ड डे में ये करना है, फोर्थ डे में ये करना है, तो यहां पर क्या होता है, आप अपने डेली टारगेट्स को जब अचीव करते जाते हैं, वीकली टारगेट्स आपके अचीव हो जाते हैं, वीक से मंथ बनते हैं और मंथ से ईयर बनता है। और जब आप ईयरली बेसिस पे अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो फाइनली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो भी अचीव हो जाता है, दैट इज ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहे हैं कि बताएं, यहाँ पर तीनों को यहाँ पे कंसीडर करें और करेक्ट कौन सी ये बताइए यहाँ पर। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 जो है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एपेलेट अथॉरिटीज को डिसोल्व कर रहा है अंडर 9 एक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड, जो यहाँ पे डिसोल्यूशन किया जा रहा है उसके जो फंक्शंस है उनको हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है, पॉसिबल है। सेकंड, अंडर दिस इट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट हु will appoint the members of tribunals based on the recommendation of search cum select committee। तो इसके अंदर जो members रखे जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे और वो भी ऑन द रिकमेंडेशन, यहाँ पर सर्च एंड सिलेक्ट कमेटी जो है वो नामों को रेकमेंड करेगी। सर्च कम सिलेक्ट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आउटगोइंग और रिटायर्ड CJI। तो यहाँ पर कौन कौन होने वाला है उनके नाम दिए हैं। वन बाय वन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को, उसके बाद हम यहां पर डिस्कशन अपना करने वाले हैं। सोचिए
चलिए, तो यहाँ पे सेंटर को और सेंटर के ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है। सेंटर ने काफी सारी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल्स है उसे अबोलिश किया है, और अथॉरिटीज को, काफी सारी अथॉरिटीज को एबोलिश किया, और उसके जो फंक्शंस हैं वो और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज को और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के थ्रू ट्रांसफर करी है, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी वजह से ये न्यूज में था और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए। द कमेटी की बात करें, द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पर। अगर हम सर्च कम सिलेक्ट कमेटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आती हैं, सेक्रेटरीज आते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सर्च कम सिलेक्ट कमेटी का, वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर बात ये सही है कि यहाँ पे 9 जो आपके एक्ट्स हैं, अंडर द 9 एक्ट्स जो आपकी एपेलेट बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उनकी पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश करी जा रही है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, अंडर दिस इट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी? तो यस, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो कि यहां पर सर्च एंड सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हरम अल शरीफ के बारे में है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कदम आपका सही है। पहली स्टेटमेंट यहां पर कहती है, इट इज सिचुएटेड इन द होली सिटी ऑफ तेल अवीव। तेल अवीव जो होली सिटी है वहां पर ये लोकेट करती है। ये मुस्लिम्स की 3rd होलीएस्ट साइट है, पॉसिबल हो सकता है ये भी। देन कहा गया इट इज सराउंडेड बाय अल अक्सा कंपाउंड। अल अक्सा कंपाउंड के द्वारा इसे क्या किया गया? सराउंड भी किया गया। इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, उसको लेकर ये जगह काफी न्यूज में थी, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करेंगे, हम ये भी जानते हैं तल अवीव जो है वो आपकी इजराइल की कैपिटल है। इजराइल जो है आपका ज्यू स्टेट है, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और वैसे भी जो जगह का नाम है तल अवीव में, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इट्स कौन सी साइट है? इट्स इन द होली सिटी ऑफ जेरूसलम, और आपकी यहां पर इस्लामिक साइट है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर देते तो सीधा ही आप यहां पर अपने आंसर दैट इज बी के ऊपर पहुंच सकते थे। बी आपका यहां पर आंसर हो जाता, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम में ये लोकेट करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल माउंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसे टेम्पल माउंट भी कहा जाता है और हर हबीयत भी कहा जाता है हिब्रू के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल पैलेस्टीन का इशू को लेकर ये हमने यहां पर डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि कह रहा है 3 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द डॉक्ट्रिन ऑफ आचार्य भक्ति was propounded by रामानुज। रामानुज थे जिन्होंने आचार्य भक्ति जो था इस डॉक्ट्रिन को वो लेकर आए थे। अंडर दिस डॉक्ट्रिन गुरु शुड बी गिवन एन इक्वल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू गॉड, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं वेदास और उपनिषद को इंटरप्रेट करने में। तो जो गुरु को यहाँ उपाधि दी गई है वो भगवान के बराबर दी गई है, ये भी हो सकता है। थर्ड की बात करें, वल्लभाचार्य एंड माधवाचार्य जो थे उन्होंने इस व्यू को सपोर्ट किया था जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोचिए क्या ये डॉक्ट्रिन जो आचार्य भक्ति का है रामानुज लेके आए थे, क्या इस डॉक्ट्रिन में जो चीज यहां मेंशन करी है वही बताइए है, और क्या वल्लभाचार्य माधवाचार्य जो थे इसको सपोर्ट करते थे? सोचिए। चलिए, एसेंस ऑफ आचार्य भक्ति को लेकर न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, और क्वेश्चन जो है यहां से बनके आ सकता है आपके एंशिएंट मेडिवल टाइम से जो भी क्वेश्चन बनके आते हैं। यहाँ पे डॉक्ट्रिन की बात करें तो आचार्य भक्ति जो है यस रामानुजन के द्वारा ही इस डॉक्ट्रिन को लेकर आया गया था, जिसे कि वल्लभाचार्य माधवाचार्य ने भी सपोर्ट किया है। इसमें गुरु को, जो आपके टीचर होते हैं जो कि आपको वेदास और उपनिषद को इंटरप्रेट करना सिखाते हैं, उनको भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि साइक्लोन्स को लेकर है। नाउ स्पेसिफिकली साइक्लोन्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। देखिए, सबसे पहले तो आप टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, चक्रवात के बारे में पूछा है, और यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट जो भी पूछा है उसको आप सर्कल में डालेंगे। आईएमडी ने साइक्लोन्स को 7 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है। हो सकता है साइक्लोन टॉकिटी जो अभी न्यूज में है इसे एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। मे बी क्लासिफिकेशन जो है इसमें बफेट स्केल के हिसाब से करी जाती है, तो बफेट स्केल के हिसाब से इसमें जो श्रेणीकरण होता है वो किया जाता है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई है क्योंकि काफी तेज विंड की वजह से, और यहाँ पे रेनफॉल भी कल केरला के अंदर देखने को मिला, कर्नाटका के अंदर भी देखने को मिला, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइक्लोन टॉटे की वजह से। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो
गुजरात है वहां तक भी उसको भी काफी जल्दी जो है इसके द्वारा क्रॉस कर लिया जाएगा। तो साइक्लोन टाउटे जो है इसके बारे में सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। नाउ दिस स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये अपनी कैटेगरी जो है वो डिसाइड करी जाती है इसके अंदर स्पीड के बेसिस पे। ये वेरी सीवियर कैटेगरी में आता है, एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर जो कैटेगरीज आपकी होती हैं, सबसे पहले आपका होता है डिप्रेशन, फिर होता है डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, एक्सट्रीमली सीवियर बनते हैं, एंड देन सुपर साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन होता है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। एक्सट्रीमली सीवियर में नहीं है, वेरी सीवियर के अंदर है। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर आईएमडी का जो क्लासिफिकेशन है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है साइक्लोन्स को। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन क्या ये बेफर्ट स्केल के बेसिस पे किया जाता है? तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी यहां पर ठीक हो जाती है। जो कैटेगराइजेशन किया जाता है वो बेफर्ट स्केल के बेसिस पे किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपको जो 7 कैटेगरीज है दोबारा से लिख कर बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। सो इट इज डिप्रेशन, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी। देन सेकेंड है आपका डीप डिप्रेशन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आपकी है साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आपकी है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी आपकी है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। सिक्स्थ कैटेगरी आपकी है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एंड देन फाइनली आपका आता है सुपर साइक्लोन और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 7 कैटेगरीज बेफर्ट स्केल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और हमारा जो टाउटे है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये एक्सट्रीमली सीवियर में नहीं आता है, इट कम्स अंडर वेरी सीवियर, ठीक है। चलिए तो जैसे जैसे और भी न्यूज आएगी इस साइक्लोन को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो 7 कैटेगराइजेशंस हैं वो आप देख लीजिए। आईएमडी के सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक्सट्रीमली सीवियर, वेरी सीवियर में है, क्योंकि स्पीड यहां पर फॉल करती है। स्पीड ज्यादा होगी तो वो अपनी कैटेगरी को चेंज भी कर सकता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से स्पीड जैसे बढ़ती है सिवियरिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट सीडीएससीओ। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसटी सीडीएससीओ को लेकर। आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए नेशनल लेवल की एक बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। एंड डीसीजीआई जो आपके कौन है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इसके हेड होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए अभी रिसेंटली जो सीडीएससीओ के ऑफिशियल्स हैं उनको ब्राइबरी चार्ज के अंदर यहां पर हेल्डअप किया गया दिल्ली के अंदर। हमारे लिए वो कंट्रोवर्शियल जो न्यूज है वो उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर बात करी जाए तो यस इट्स अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी जो कि फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है। वहां पर अप्रूवल देने का काम जो होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। देन डीसीजीआई जो है वो इसके हेड के तौर पे काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अप्रूवल जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वैक्सीन्स का या फिर मेडिकल डिवाइसेस का वो इनके द्वारा दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तीनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक हो जाती है। ध्यान रखिएगा सीडीएससीओ के बारे में अगर अभी क्वेश्चन पूछा जाता है डीसीजीआई का रोल भी आपको काफी क्लियर होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम एक्टिव रिवीजन करेंगे और उसके बाद प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और आप लोगों के जो स्कोर्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत हमारी हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन से जहां पे हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? केएमसी, कैंगरू मदर केयर के बारे में। और यहां पर जल्दी से बताएं किसके बेसिस पे ये केएमसी को डिवाइस किया गया? बताइए, नाम से ही जाहिर है कि जो कैंगरू है, कैंगरू मदर अपने बच्चे की कैसे टेक केयर करते हैं उस तरीके से। फायदे क्या होते हैं वो भी मैंने बताए थे। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। इसमें जो स्किन कांटेक्ट है वो मदर का दिया जा सकता है, फादर का दिया जा सकता है, किसी क्लोज रिलेटिव का दिया जा सकता है, ठीक है। जो आपके प्रीटर्म इन्फेंट्स होते हैं उनको हेल्प करता है किस चीज के अंदर? रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी को, रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को और यहाँ पर उनके नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, राइट। फिर हमने डिस्कशन किया था सीडब्ल्यूसी के बारे में। डीसीपीयू का क्या रोल है, सीडब्ल्यूसी का क्या रोल है, ये मुझे बताइएगा। साथ ही साथ जब किड्स और किन जब अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो कौन से एक्ट के अंदर ये वो कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन हो गए और वहां पर अडॉप्शन का जो इशू है वो अब देखने को मिल रहा है न्यूज के अंदर। देखिए डीसीपीयू जो है यहां पर उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना कि आसपास कोई और रिलेटिव तो नहीं है, कोई कित और किन तो नहीं है, क्योंकि अगर होता है तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वहां पर उनकी बन जाती है। लेकिन अगर कोई भी किट्स के नहीं है तो डेफिनेटली सीडब्ल्यूसी जो है उसके पास केस वापस आता है और वहां पर बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, राइट। यहाँ पे ये जो करा जाता है पूरा अडॉप्शन का जो यहाँ पे प्रोसीजर है
रिलेशन जो रिलेटिव्स करते हैं वो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर करते हैं जिसका नाम यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डोंगरिया कौंद के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से मुझे बताएं। ये जो कम्युनिटी है इट इज सीन इन द न्यूज, कहां से आते हैं जल्दी से बताइएगा। कोविड-19 के काफी सारे केसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे जिसकी वजह से इशू हमें यहाँ पर हो रहा था। अच्छा चलिए, तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। पीवीटीजी सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंगरिया कौंद कम्युनिटी एक पीवीटीजी कम्युनिटी है, नियामगिरी हिल से आती है उड़ीसा में, और यहाँ पे काफी सारे कोविड-19 के जो केसेस थे वो भी देखने को मिल रहे थे। चलिए इसके बाद डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा लक्ष्य घाव को लेकर था। जल्दी से मुझे बताएं कहां पर है ये लोकेशन, और एक डैम का नाम भी मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था, तो ये जो है रिलेट करता है जो जगह है वहां पर अभी जो तालिबान फाइटर्स हैं उन्होंने चेक पॉइंट्स के ऊपर अटैक किया था। दाला डैम का नाम मत भूलिएगा, राइट, दाला डैम। चलिए अफगानिस्तान में लोकेट करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर जनाकिया होटल्स के बारे में। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा स्कीम को लेकर आया गया था। कुटुंबश्री कौन से राज्य से ये बताइए मुझे। सोशल वेलफेयर स्कीम है जहां पर रीजनेबल कॉस्ट पे खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है, मील्स प्रोवाइड करी जाती है माइग्रेंट वर्कर्स को और गरीब लोगों को। ठीक है, 20 रुपए की थाली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। केरला की स्कीम है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जो क्रैश कोर्सेज है 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं, ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है और जो करंट अफेयर्स पोर्शन है, आपके जो मॉक टेस्ट है वो डे वाइज तरीके से आपके कवर होते जाएं और आपका कोई भी दिन जो है वो वेस्ट ना जाए। चलिए फिर हमारा डिस्कशन जो है क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन था ट्राइब्यूनल्स को लेकर। तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स की जो पावर थी हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बात करी जा रही थी, ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी किया गया है। यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि सर्च एंड सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने भी आप रिकॉल कर पाए, सारे नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं, एक या दो नाम जरूर आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था हरम अल शरीफ के बारे में, कहां पर लोकेट करती है, सिटी का नाम बताइएगा मुझे, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था थर्ड होलीस्ट साइट है ये मुस्लिम्स के लिए, और अलग सा कंपाउंड जो है इसे सराउंड करता है। इट इज इन द होली सिटी ऑफ जेरूसलम, ध्यान रखिएगा। इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी वजह से न्यूज में ये जगह भी थी। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ आचार्य भक्ति को लेकर। कौन इसको लेकर आए थे, आचार्य भक्ति का जो डॉक्ट्रिन था जिसके अंदर जो आचार्य है दैट इज जो टीचर होते हैं उनको गॉड के बराबर का दर्जा जो है, भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य जो है वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। नाउ दिस इज प्रपाउंडेड बाय रामानुजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ था आईएमडी को लेकर। तो साइक्लोन्स को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, बेलफोर्ड स्केल को यहाँ पर बेसिस बनाया गया है, और यहाँ पे जो टाउ टी है आपका साइक्लोन, ये आपका किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपका वेरी सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। 7 टाइप्स का कैटेगराइजेशन जो था वो हमने यहाँ पर देखा था। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन सीडीएसईओ को लेकर हुआ था। तो काम क्या है बताएं मुझे। रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। डीसीजीआई इज द हेड ऑफ सीडीएसओ, और यहाँ पे अप्रूवल का जो काम है मेडिकल डिवाइसेस से लेकर वैक्सीन का वो इसके द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। रिवीजन भी काफी अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया, और जल्दी से मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ फिशिंग कैट। फिशिंग कैट जो है कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, फिशिंग कैट का आईयूसीएन स्टेटस मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मेंस क्वेश्चन में आप मुझे ये आंसर करिएगा कि जो आपका इंडियन ओशन है यहां पर काफी सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो या आपका अरेबियन सी हो। इवन तो बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज्यादा आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, और पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो कम से कम 10-12 तो आपको नाम वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये चीजें भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर में आती है और याद भी हो जाती है। तो मुझे रीजंस यहां पर बताने हैं। ज्योग्राफिक स्टैटिक को करंट के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि अभी रिसेंटली साइक्लोन्स में काफी ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे इसका कॉजल फैक्टर पूछे गए कि कैसे क्या क्या कारण है। इसके ऊपर आईपीसीसी ने भी एक रिपोर्ट दी थी, वैसे उसके बारे में पता हो तो जरूर मेंशन करिएगा। रिसेंटली ये भी न्यूज में थी, ठीक है, कि इंडियन ओशन में फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स जो है वो क्यों देखे जा रहे हैं, इनका कारण मुझे बताइएगा। मेंस का जो ग्रुप है वहां पर अपने आंसर को सबमिट करिएगा। इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरव्यू के ग्रुप पे आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो द हिंदू का कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसको अपलोड नहीं कर पाए थे, दैट विल बी अपलोडेड टुडे, उसे आज अपलोड किया जाएगा। तो जो सेकंड चैनल है आपका नेटमॉक का, ठीक है, उसके ऊपर आपको डेली द हिंदू एनालिसिस जो है वो भी मिलेगा, और काफी बेहतरीन तरीके से मिलेगा। फीडबैक आपकी साइड से आप डेफिनेटली @prince_luthra के ऊपर मुझे दे दीजिएगा, बिकॉज ये अभी हम इट्स अ न्यू इनिशिएटिव जो कि आप लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए द हिंदू का, बट प्रीवियसली देयर वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम उतना ज्यादा नहीं था, तो हम ये शुरू नहीं कर पाए। बट नाउ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि द हिंदू का जो एनालिसिस है उसे शुरू किया जाए। इसमें न्यूज तो करी ही जाएगी, और इसके अलावा न्यूज के अलावा जो आपके एडिटोरियल्स होते हैं उसको भी एनालाइज किया जाएगा। इस तरीके से ये लेक्चर बनाया जाएगा सो दैट आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
चलिए यहाँ पर जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आपने स्कोर किया है। जो कट ऑफ थी 6 की थी और 6 से ऊपर है तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर है। 6 का स्कोर भी अच्छा है, 6 से कम है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और जब सेकंड टाइम आप लोग देखेंगे, जितना भी स्कोर क्यों ना किया हो, नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा, राइट। और नोट्स मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया, वर्बेटिम मत बनाइएगा। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे नहीं बनानी है। रादर आपको अपनी लैंग्वेज को यूज करते हुए अपना पर्सनल टच देकर नोट्स को बनाना है। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे तो पीडीएफ को यूज करते हुए भी आप नोट्स बना सकते हैं। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस एंड हेल्प अदर स्टूडेंट्स टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।